टू एनजीकॉन एकेडमी। और अभी का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूक्लियर फिजिक्स। हम नया चैप्टर अपना स्टार्ट कर रहे हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स का चैप्टर। तो न्यूक्लियर फिजिक्स जो बेसिकली है स्टूडेंट्स, वो है हमारे पास स्टडी ऑफ न्यूक्लियस के बारे में। ठीक है, कि जो एटम में न्यूक्लियस होता है उसके अंदर क्या होता है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, किस तरह से वो बिहेव करता है, किस तरह से वो अनस्टेबल होकर रेडियो एक्टिविटी प्रोड्यूस करता है। तो ये सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में पढ़नी है। अगर एटम की बात की जाए तो एटम के सेंटर में हमें पता है कि एक न्यूक्लियस होता है और एटम के इर्द गिर्द जो है वो क्या घूम रहा होता है, एक या बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो ये है बेसिकली एक एटम, न्यूक्लियस और साइड पे इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम सबसे पहले न्यूक्लियस की ही बात करें तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है क्या नहीं होता उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो न्यूक्लियस में हमारे पास होते हैं दो मेजर चीजें। एक को हम कहते हैं प्रोटॉन्स और दूसरे को कहते हैं न्यूट्रॉन्स। ये जो प्रोटॉन्स हैं ये हमारे पास एटॉमिक नंबर भी कहलाता है, कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम इज कॉल्ड एज एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को हम Z से शो करते हैं। तो अगर कहीं Z के आगे लिखा हो, Z के आगे लिखा हो 2, तो इसका मतलब है कि उस एटम का एटॉमिक नंबर 2 है। न्यूट्रॉन्स को हम N से रिप्रेजेंट करते हैं, N का मतलब होता है न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की थोड़ी सी प्रॉपर्टीज की बात की जाए तो प्रोटॉन हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है और उसका चार्ज होता है 1.6 एक्सपोनेंट 10 रेज टू द पावर माइनस 19 कूलम। और अगर प्रोटॉन के मैस की बात की जाए तो प्रोटॉन जो है उसका मैस होता है 1.67 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 27 kg। न्यूट्रॉन की बात की जाए तो न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होता है। और अगर न्यूट्रॉन के मैस की बात की जाए तो उसका मैस अप्रॉक्सीमेटली प्रोटॉन जितना ही होता है, यानी कि 1.67 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 27 kg। अब आखिरी चीज जो हमारे पास बची है वो है इलेक्ट्रॉन के बारे में। न्यूक्लियस को हमने स्टडी कर लिया, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन को भी देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो इक्वल होता है प्रोटॉन के, लेकिन वो नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 19 कूलम। और जो इलेक्ट्रॉन के पास मैस होता है वो होता है 9.1 एक्सपोनेंट 10 रेज टू द पावर माइनस 31 kg। तो ये है बेसिक हमारे पास जो चीज़ें हैं कि एक एटम जो है उसमें न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स होते हैं उसको हम एटॉमिक नंबर भी कहते हैं, और प्रोटॉन्स की प्रॉपर्टीज भी हमने देख ली। इसी तरह न्यूट्रॉन को भी देख लिया और इलेक्ट्रॉन को भी देख लिया। अब ये करने के बाद थोड़ी सी बेसिक चीज़ों को देख लेते हैं, जिसमें से लास्ट टाइम एक MCQ भी आया था। सबसे पहली चीज अगेन जो हमने पढ़ा है उसको दोबारा भी पढ़ते हैं कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो एटॉमिक नंबर बेसिकली होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम। आप इसको इलेक्ट्रॉन्स भी कह सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स के लिए फिर न्यूट्रल की शर्त लगानी पड़ती है, क्योंकि जब तक एटम न्यूट्रल ना हो तो तब तक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम एटॉमिक नंबर नहीं ले सकते। हम अपने लिए सिंप्लीफाई करते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम इज कॉल्ड एज एटॉमिक नंबर, इसको Z से शो कर देते हैं। फिर एटॉमिक मास की बात करें तो एटॉमिक मास को कहा जाता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एन एटम। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और इसको मैं कैसे शो कर सकता हूं, इसका सिंबल होता है A। तो A होता है Z प्लस N। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। और अगर हमने इसमें से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हो तो हम क्या करते हैं, A माइनस Z कर देते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं।
एग्जाम्पल लेते हैं हम, लेट्स से कार्बन की ले लेते हैं कि कार्बन 14 और 6, ठीक है। तो ये जो ऊपर लिखी होती है चीज, ये हमेशा एटॉमिक मास होता है, और ये जो नीचे लिखी होती है ये एटॉमिक नंबर होता है। तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना हुआ, 14 हुआ, और एटॉमिक नंबर कितना हुआ, 6 हुआ। अब अगर मैं इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, एटॉमिक मास माइनस नंबर, यानी कि 14 माइनस 6, और इसका आंसर आ जाएगा 8 न्यूट्रॉन्स। अब आप में से कुछ बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि कार्बन का मास 14 तो नहीं होता, कार्बन का मास तो 6 होता है। तो मैंने ये कार्बन का आइसोटोप लिया है स्टूडेंट्स, ठीक है, तो ताकि आप लोगों को पता हो कि आइसोटोप्स के न्यूट्रॉन्स कैसे निकालने होते हैं। अब ये चीजें पढ़ने के बाद अगली चीज हम देख लेते हैं, यूनिफाइड मास यूनिट। यूनिफाइड मास यूनिट को यू से लिखा जाता है। यूनिफाइड मास यूनिट जो है 1 यू या 1 यूनिफाइड मास यूनिट इक्वल होता है हमारे पास 1.6066 इंटू 10⁻⁻⁻27 kg। और इस हिसाब से हमारे पास न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के मैसेज कुछ इस तरह से बनते हैं कि न्यूट्रॉन का यूनिफाइड मास यूनिट में मास होता है 1.008 यू, प्रोटॉन का होता है 1.007 यू, और इलेक्ट्रॉन का स्टूडेंट्स होता है 0.00055 यू। तो ये एमसीक्यू लास्ट टाइम आया भी था एक पेपर में कि मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, उसमें ऑप्शन में था 1.007 यू, और बाकी ऑप्शंस जो थे वो केजीस में थे, लेकिन वो गलत थे, ठीक है। तो यूनिफाइड मास यूनिट के बारे में भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। अगली चीज देख लेते हैं आइसोटोप्स के बारे में, आइसोबार्स के बारे में, और आइसोटोन्स के बारे में। आइसोबार्स किन चीजों को कहते हैं, आइसोबार जो है, आइसोटोप्स जो हैं वो एटम्स हैं जो एटॉमिक नंबर जिनका सेम होता है, और एटॉमिक मास जो है वो इनका डिफरेंट होता है। आइसोबार्स वो एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक मास जो है वो सेम होता है, और इनका एटॉमिक नंबर जो है वो डिफरेंट होता है। जबकि जो आइसोटोन्स हैं उनके अंदर एक ही चीज सेम होती है, और वो होता है उनका उनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो ये है तीनों में फर्क। अब अगर इसकी बात की जाए आइसोटोप्स की, तो ये होते हैं एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। जबकि अगर इन दोनों की बात की जाए तो ये भी डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, और ये भी डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं। इस वजह से क्या होता है कि इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो डिफरेंट होती हैं, जबकि केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो सेम होती हैं। जबकि अगर आइसोटोप्स और आइसोबार्स और आइसोटोन्स की बात की जाए तो इनकी दोनों प्रॉपर्टीज जो हैं वो डिफरेंट होती हैं, फिजिकल भी और केमिकल भी। आखिर में अगर इनकी एग्जाम्पल्स को देखा जाए तो आइसोटोप्स की एग्जाम्पल में हमारे पास आ जाता है प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रीट्रियम। अब आइसोटोप्स बनते क्यों हैं स्टूडेंट्स, आइसोटोप्स
बनते हैं हमारे पास डिफरेंस इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वजह से। अगर आप प्रोटियम में देखें तो प्रोटॉन एक है और न्यूट्रॉन्स जो हैं वो हैं ही नहीं। प्रोटॉन्स 1 है और न्यूट्रॉन्स 0 है। अगर बात की जाए ड्यूट्रियम की तो इसमें प्रोटॉन एक ही है लेकिन न्यूट्रॉन भी कितना आ गया है, एक आ गया है। और अगर ट्रिटियम की बात की जाए तो इसमें प्रोटॉन एक ही है लेकिन न्यूट्रॉन्स कितने आ गए हैं, 2 आ गए हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि जो हमारे पास आइसोटोप्स बनते हैं वो डिफरेंट इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वजह से बनते हैं। अब अगर बात की जाए आइसो बार्स की तो आइसो बार्स की एग्जांपल में है हमारे पास हीलियम का 3 2 आइसोटोप और साथ हमारे पास ट्रिटियम की एग्जांपल आ गई। अगर अब आप इसमें देखें तो यहां पर आपको नजर आएगा कि एटॉमिक मास सेम है लेकिन नंबर डिफरेंट है। ठीक है, अब इसमें अगर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को देखा जाए तो इसमें आपके पास 2 प्रोटॉन्स हैं जबकि इसमें आपके पास 1 प्रोटॉन है। न्यूट्रॉन्स की बात की जाए तो यहां पर 1 न्यूट्रॉन है और यहां पर 2 न्यूट्रॉन है। तो इसमें एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी डिफरेंट है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी डिफरेंट है, जबकि आइसोटोप्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो थे वो सेम थे। अब आखिरी बात की जाए आइसोटोन्स की तो इसकी एग्जांपल हम देख सकते हैं हीलियम, नॉर्मल हीलियम जो 42 होता है और इसके साथ कंपैरिजन कर लेते हैं ट्रिटियम का। अब अगर हम इसमें देखें तो इसके अंदर कितने न्यूट्रॉन्स हैं, इसके अंदर 2 न्यूट्रॉन्स हैं। और अगर इसको देखें तो इसके अंदर भी 2 न्यूट्रॉन्स हैं, जबकि ना इनके मैसेस सेम है और ना इनका नंबर सेम है। ठीक है, तो सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वाले को क्या कहते हैं, आइसोटोन्स कहते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसकी। तो एक और एग्जांपल में आप लोगों के पास है ऑक्सीजन 16 8, नाइट्रोजन 15 7 और कार्बन 14 6 को देख लेते हैं। अब अगर यहां पर आप देखें तो 16 - 8 आपके पास 8 आ जाता है, 15 - 7 आपके पास 8 आ जाता है और 14 - 6 भी कितना आ जाता है, 18 आ जाता है। तो ये तीनों भी जो है ये क्या हैं, आइसोटोन्स हैं। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास फर्क आइसोटोप्स, आइसोबार्स और आइसोटोन्स का। अब क्योंकि हम एटम पढ़ ही रहे हैं तो एक और चीज छोटी सी पढ़ लेते हैं जो कि हमारी बुक में नहीं लिखी हुई लेकिन लास्ट टाइम इससे एक एमसीक्यू आया था। वो है आपके पास रिलेशनशिप बिटवीन साइज ऑफ एटम एंड एटॉमिक नंबर का। तो कहा यह जाता है कि जो साइज ऑफ एटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एटॉमिक मास के या मास नंबर के। इसकी जो इक्वेशन है वो क्या है कि आर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एटॉमिक मास के 1⁻³ अंडर रूट के। ठीक है, इसको जब मैं इक्वेशन का ये हटाऊं तो यहां पर R0 आ जाता है और यहां पर आ जाता है 1/3। R0 की वैल्यू जो है वो होती है 1.2 फर्मी। और फर्मी क्या होता है, फर्मी होता है 1.2 एक्सपोनेंट 10⁻15 मीटर। तो 10⁻15 का नाम होता है फर्मी। अब इस वाली इक्वेशन में से आपके पास कैसे सवाल आ सकते हैं? स्टूडेंट्स एक बात याद रखें कि इस वाली इक्वेशन से आपके पास लाजमी सवाल में या तो एटॉमिक नंबर 8 होगा या 27 होगा या 64 होगा या 125 होगा, इनमें से कोई ना कोई एटॉमिक मास होगा। सवाल क्या आएगा कि व्हाट इज द रेडियस ऑफ एन एटम हैविंग एटॉमिक नंबर
64। अब R को आप लिखेंगे R नॉट 64 1 रेज टू द पावर 3। अब 64 1 रेज टू द पावर 3 होता है 4, तो ये हो जाएगा 1.2 इंटू 4, जो कि हो जाएगा 4.8 फर्मी, या 4.8 इंटू 10 रेज टू द पावर -15 मीटर। अब मैंने ये क्यों कहा है कि 8, 27, 64, 125 आएगा? इसका रीजन ये है कि 8 का 1 रेज टू द पावर √3 होता है 2, 27 का होता है 3, 64 का होता है 4 और 125 का होता है 5। तो इसके अलावा आप लोगों से वो पूछ नहीं सकते, क्योंकि कैलकुलेटर आप लोगों को अलाउ नहीं होता, और इसके अलावा अगर कोई चीज़ आती है तो वो कैलकुलेटर से सॉल्व नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसलिए आपको ए की वैल्यू या 8 दी होगी, 27, 64 या 125, और इसके आंसर इस तरह से आएंगे कि 8 को 2 आ जाएगा, 27 का 3 आ जाएगा, 64 का 4 आ जाएगा और 125 का 5 आ जाएगा। इसके अलावा एक और जो चीज़ आप लोगों को आनी चाहिए वो है कि वॉल्यूम ऑफ एन एटम के बारे में सवाल किया जाता है। तो वॉल्यूम ऑफ जो एटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एटॉमिक मास के, और उसका डायरेक्ट रिलेशन है, यानी कि इस तरह का रिलेशन है। इससे जो सवाल आता है वो इस इक्वेशन से आता है कि V1 ओवर V2 इज इक्वल टू A1 ओवर A2। सवाल क्या आता है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ हीलियम एंड हाइड्रोजन। ये सवाल आ जाता है। अब हीलियम का एटॉमिक मास जो है वो है 4, जबकि हाइड्रोजन का जो है वो है 1, तो इनका रेशो क्या आ जाएगा? 4:1। ठीक है, अगर इसकी जगह आपसे पूछा हो हीलियम एंड ड्यूट्रियम, तब क्या हो जाएगा? तो हीलियम का है 4, ड्यूट्रियम का है 2, तो आंसर आ जाएगा 2:1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये दो इक्वेशंस, एक ये इक्वेशन और दूसरी ये इक्वेशन, ये है साइज और रेडियस और वॉल्यूम ऑफ एन एटम के बारे में, और इससे जो रिलेटेड सवाल आते हैं वो भी हमने डिस्कस कर लिए। तो ये था हमारा टॉपिक इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियस एंड इंट्रोडक्शन ऑफ एटम पे।